हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी क्लास के अंदर अपनी क्लास 6 की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। हमारी क्लास 6 का ये 17 चैप्टर है। इसके बाद हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसको और आगे बढ़ावा देने के लिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करे बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर एक जादूगर की कहानी है कि उन्होंने मरने के बाद किस तरह से क्या है बाँस के उपयोगों का हम वर्णन किया था कि किस तरह से हम बाँस के बर्तन और या इस्तेमाल की चीज़ें, टोकरियाँ किस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जादूगर थे जिनका नाम था चंकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों को से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से निकले बाँस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन थे। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। मतलब उन्होंने बाँस का क्या है उपयोग करना बता दिया कि किस तरह से बाँस का उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से वो टोकरियाँ बनाकर नए नए नमूने, कितनी खूबसूरत टोकरियाँ मिलती हैं बाँस की, मिलती है ना, जो बुकेट वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं और जो है फ्रूट्स वगैरह में, सब्ज़ी वगैरह को आप डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो यही सब बाँस से बनी होती हैं। बाँस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बाँस बहुत ज़्यादा होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बाँस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। मतलब वहाँ का जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे काम होते हैं, उसको कहा जा रहा है। यहाँ हम ख़ास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बाँस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ में के कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, कलात्मक यानी कि हाथ से जो चीज़ें बनती हैं जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, बाँस की चीज़ें भी तब से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसी हिसाब से जो है मॉडिफाई होता चला जा रही है चीज़, ठीक है ना। पहले खाली बाँस की खपच्चियों का बनता था, अब उसके ऊपर पॉलिश होकर आ रही है, उसको खूबसूरती से बनाया जा रहा है। तो उसी की बात हो रही है कि मतलब कुछ क्षेत्रों में बाँस होता ज़्यादा है तो वहाँ के भरण पोषण यानी कि वहाँ के कुटीर उद्योग हैं, वहाँ पर अधिक प्रयोग होता है बाँस, और उससे बनी चीज़ों का भी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए भी उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। मतलब जब हमारे आदिकाल हैं तब से बता रहे हैं, क्या पता बया जैसी किसी चिड़ियाघर के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बाँस से लेकर टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। एक इंसान से बाँस का रिश्ता ऐसा है जैसे कि उसने उसे ईंधन के लिए इस्तेमाल करा, बर्तन के लिए इस्तेमाल करा, और जो है बाँस के ऐसे का अचार खाते, बाँस के पालने से मेरा बचपन गुजरा, पत्नी भी तो मैंने बाँस की टोकरी से ही पाई, और फिर अंत में क्या है बाँस पर ही लेटकर मैं मरघट ले जाया गया। तो इतना गहरा रिश्ता है कि एक इंसान, जो हमारे लेखक हैं वो बता रहे हैं कि एक इंसान ऐसा है, हर इंसान, एक इंसान ही नहीं, हर इंसान के मतलब उसका बाँस से इतना गहरा रिश्ता है कि उससे वो जो औजार बनाता है, उससे उसका घर भी चल रहा है, उसका कारोबार भी चल रहा है, उसी के थ्रू उसको बीवी भी मिल रही है, उसकी फैमिली भी चली है, और क्या है अंत में वो बाँस के ही ऊपर लिटाकर मरघट ले जाया गया। असम में ऐसे ही एक जाल चकाई में मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले लेता है, यानी कि कोन की तरह हो जाता है। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा सिरा जो है अंडाकार होता है। निचले नोकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई, मतलब गच्छी हुई एकदम से पास पास बंधी होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियों
पहने दिखाई दे जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर लगी बांस की बड़ी सी टोकरी ना भूलना, मतलब उन जिसमें वो पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं वो भी क्या है, बांस से ही बनाई जाती है। तो क्या है, असम में मछली पकड़ने के लिए, चाय के लिए और जो टोपी पहनते हैं बांस की, उसका प्रयोग किया। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पे से 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाओं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान यानी कि जो गांठ आ जाती है वहाँ से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहा जा सकता है यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब जिस तरह से बनाना हो, जितने आकार का बनाना हो, क्या चीज़ बनानी है, उसका पहले मेजरमेंट ले लिया जाता है, फिर उन बांसों को काटा। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ जो बांस की पतली पतली पट्टियाँ होती हैं उनको खपच्चियाँ कहते हैं, किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। ये इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ से होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता रहता है। मतलब इस प्रोसीजर को चिकना करने के लिए खपच्चियों को जो प्रयोग किया जाता है। और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुलहड़, इमली और की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बहुत से बांस आपने देखे होंगे काले रंग के होते हैं, तो उनको आम की छाल में लपेटकर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। इस प्रोसीजर से उनका रंग चेंज होता है। होती है बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे चेक का डिज़ाइन बन जाता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। आप उसमें ऊपर पिक्चर में देख रहे होंगे, एक हिस्से को जो ताना कहते हैं और एक हिस्से को बाना कहते हैं। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहे तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका टाइटल सांस सांस में बांस क्यों रखा गया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों रखा गया है
क्योंकि बाँस से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उससे हमारे सारे काम हो रहे हैं, और अंत में अंतिम यात्रा भी किस पे हो रही है? बाँस पर ही हो रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट में कुछ देखना है तो मैंने डेफिनेशंस के शॉर्ट भी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आगे की क्लास में क्लास 7 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और आप जो है उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।